हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन which talks about monitoring, measurement, analysis and performance evaluation. So what we have to do, we have to make the rules, we establish and implement and maintain a process. So we need here is a process. So for monitoring and measurement analysis and performance evaluation, the organization shall determine so what to be monitor and measure. So हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या मॉनिटर करना है और क्या चीज़ हम मेजर करेंगे. The extent to which legal requirement other requirements are fulfilled. So हमें यहाँ तक भी डिफाइन करना है कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. सो वो हमें मॉनिटर एंड मेजरमेंट करना है. In activity and operation related to identify hazards, risk and opportunities. So सारी activities even though in the operations during manufacturing, so हमें क्या क्या monitor करना है for the identification of hazards, risk and opportunities. So कहाँ कहाँ पर हम कैसे उनको measure करेंगे और कैसे कैसे हम monitor करेंगे. So progress towards achievement of the organization OSAS objectives. तो हमें कैसे मॉनिटर करना है जो प्रोग्रेस है ऑफ ओसास ऑब्जेक्टिव. सो कब कब हम उनके अपने केपीआईज को या ट्रेंड्स को मेजर कैसे करेंगे एंड मॉनिटर कैसे करेंगे एंड द इवैल्यूएशन उनका कैसे करेंगे, प्लस एनालिसिस इफ रिक्वायर्ड एनी करेक्टिव एक्शंस. सो वो हमें एक्शंस यहाँ पर डिफाइन करने के हमारा क्या मेथड होगा. इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशनल एंड अदर कंट्रोल्स. सो हम इफेक्टिवनेस को कैसे मॉनिटर करेंगे ड्यूरिंग दी ऑपरेशन एंड अदर कंट्रोल्स, जो भी हमने कंट्रोल्स डिफाइन किए हैं. सो द मेथड फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एज एप्लीकेबल टू इंश्योर वैलिड रिजल्ट्स. तो हमें वो मेथड्स इसी प्रोसेस में डिफाइन करना है कि हमारा मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट और एनालिसिस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे किस मेथड से हम इसको करेंगे. सो द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द ऑर्गेनाइजेशन विल इवैल्यूएट इट्स ओसास परफॉर्मेंस. तो हमें यहाँ पे अपना क्राइटेरिया भी डिफाइन करना है कि हम अपनी ओसास की परफॉर्मेंस को किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे. व्हेन मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग शैल बी परफॉर्म, कब हमें मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट करना है, सो वो भी हम डिफाइन करें. When the result of monitoring and measurement shall be analyzed and evaluated and communicated. So कब हम उन results को एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो भी एक्शंस लेने एंड जो अदर से अलग से हमने जो एक्शंस डिफाइन किए और अदर कंट्रोल्स डिफाइन किए वो हम कब कब कम्युनिकेट करेंगे. सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल इवैल्यूएट द ओसास परफॉर्मेंस एंड डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ ओसास मैनेजमेंट सिस्टम. सो हमें ऑर्गेनाइजेशन की ओसास परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है और इफेक्टिवनेस को भी वेरीफाई करते रहना है. सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट द मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट इज कैलिब्रेटेड और वेरीफाइड एज एप्लीकेबल एंड इट्स यूज एंड मेंटेन एज अप्रोप्रिएट. सो जो भी हम मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स यूज करेंगे वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है एंड वो मेंटेन रहें सो दैट कि उसका प्रॉपरली टाइम पे हम यूज़ कर सकें. So there can be a legal requirement or other requirement, national or international standard concerning the calibration or verification, monitoring and measuring equipment. So अगर हमें वो calibration कराना है तो या तो NPL की traceability होनी चाहिए, हमें कौन सी लैब से कराना है. So और कुछ legal requirements भी है कि हमें particular government agency से ये equipment calibrate कराना है. तो ये हमें ध्यान रखना है जब हम अपने इक्विपमेंट्स को कैलिब्रेशन कराएं. सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन. तो हमें वो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं एज एविडेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. सो एविडेंस के तौर पे कि हमने मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एनालिसिस की परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया है एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट, कि हमने मेजरिंग इक्विपमेंट को कैसे वेरीफाई किया है या हमने उसको कैसे कैलिब्रेट किया है और हम उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं. सो एग्जांपल्स यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम
क्या मॉनिटर करेंगे एंड क्या मेजर करेंगे. और these are the examples. You can extend these examples also. So like organization health complaints, कितनी complaints आ रही हैं, health of workers through surveillance and work environment, वर्क रिलेटेड इंसिडेंट्स कितने आ रहे हैं, इंजरीज कितनी हो रही हैं एंड हेल्थ का स्टेटस क्या है, एंड कंप्लेंट्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल एंड emergency exercises, or they need to modify, introduce new controls and competency. So, example of monitor and measure to evaluate the fulfillment of a legal requirement. So, legal requirement की fulfillment के लिए हम क्या क्या monitor करें कि हमने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है और हमारा जो लीगल रजिस्टर है वो अप टू डेट है. अगर हमारे किसी कस्टमर के साथ या कहीं पर भी हमारा कोई कलेक्टिव एग्रीमेंट है, सो उसकी लीगल बाइंडिंग्स हमारे पास डॉक्यूमेंट अपडेटेड हैं. द स्टेटस ऑफ आइडेंटिफाई गैप्स इन कंप्लाइंस, हमारा जो गैप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू लीगल कंप्लाइंस वो कहाँ कहाँ पर हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटर एंड मेजर टू इवेल्युएट द फुलफिलमेंट ऑफ अदर रिक्वायरमेंट्स can include but are not limited to collective agreements when not legally binding. तो लीगली बाइंडिंग नहीं है बट कुछ एग्रीमेंट हमने अपने सप्लायर्स के साथ कर रखा है या कस्टमर्स के साथ कर रखा है. स्टैंडर्ड्स हैं, कोड्स हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर पॉलिसीज जो हमारी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो क्राइटेरिया आर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट. सो हमें ये क्राइटेरिया भी यहाँ पे डिफाइन करना है कि हम किससे कंपेयर करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को. सो उसमें एग्जांपल्स हैं लाइक बेंचमार्किंग अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स, इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस या इंडस्ट्रियल बेस्ट ट्रेंड और टारगेट्स. सो द ऑर्गेनाइजेशन ओन कोड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने भी एक ऑब्जेक्टिव या हमारा एक अल्टीमेट गोल अपना सकते हैं. और स्टैटिस्टिक्स हैं जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं कि कौन सी कंपनी बेस्ट परफॉर्म कर रही है, तो उसको भी हम एज ए टारगेट या उसको हम एज ए बेंचमार्क मान के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें. सो टू मेजर क्राइटेरिया और इंडिकेटर्स आर टिपिकली यूज्ड. फॉर एग्जांपल्स, इफ द क्रिएशन इज ए कंपैरिजन ऑफ इंसिडेंट, द ऑर्गेनाइजेशन may choose to look at frequency, type, severity of number of incidents. Then the indicator should be determined rate which each one of these criteria. So हम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी हमारी मेजरमेंट की, क्या टाइप्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कितने रिपीटेड हो रहे हैं. सो इन सब का हम क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं. इफ द क्रिएशन इज कंपैरिजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, देन देयर इंडिकेटर कुड बी परसेंटेज कंप्लीटेड ऑन टाइम. सो हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे करेक्टिव एक्शंस ऑन टाइम क्लोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और उनकी क्या परसेंटेज चल रही है उसका क्लोजर टाइम का. सो इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस, हम कैसे कंप्लायंस को अपनी लीगल रिक्वायरमेंट के कंप्लायंस को कब कब इवैल्यूएट करेंगे. तो उसके लिए हमें द ऑर्गेनाइजेशन शुड एस्टैब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन ए प्रोसेस. उसके लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए फॉर इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स. So the organization cell, so हमें एक frequency, determine the frequency and method for evaluation of compliance. तो हमें frequency define करनी है कि किस frequency के ऊपर हम verify करेंगे कि हमारी legal requirement और other requirement का compliance level क्या है. Evaluate compliance and take action if needed. अगर वो compliance कोई point अगर हमारा नहीं कर रहा है तो उसको हम के against में क्या actions ले रहे हैं. Maintain knowledge and understanding of its compliance स्टेटस विद लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रिक्वायरमेंट. सो अगर उसके लिए कंप्लायंस के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग गैप है या नॉलेज का गैप है तो उसके लिए हम ट्रेनिंग दें, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करें सो दैट कि हमारी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके. एंड वी शुड मेंटेन ए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्लायंस एवेल्यूएशन रिजल्ट्स. जो हम एवेल्यूएशन करेंगे उसके रिजल्ट्स को हमारे पास रिटेन करें फॉर द एविडेंस पर्पस. So and also we can use in the further time frame. The frequency and timing of compliance evaluation can vary depending on the importance of requirement. So frequency कोई कंपनी पर ईयर रख सकती है, पर हाफ ईयरली रख सकती है, क्वार्टरली रख सकती है. सो वो डिपेंड करता है कि हमारा के ऑपरेशन की कंडीशन क्या है, हमारा उसास का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट में बार बार चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या हमारी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है.
एंड हमारा प्रोडक्ट कितना सीवियर है, हमारा प्रोसेस कितना क्रिटिकल है, सो और हमारी नॉलेज लेवल और अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो और एक्चुअल में आज की डेट में हमारा कंप्लायंस स्टेटस क्या है, तो उसके बेस के ऊपर हम अपनी फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. Now we will talk about the internal audit. So the organization should conduct internal audit as planned interval to provide information on whether the OSAS management system conform to. So हमें internal audit का प्लान करना है through our internal auditors and उसका पर्पज ये है कि क्या हमारा ओवरऑल OSAS management system is implemented fully as per this standard requirements. Also हमारी अपनी requirements और हमारे पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, एंड हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड हैं और मेंटेन हैं कि नहीं है. सो ऑडिट प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ ओसास मैनेजमेंट सिस्टम. सो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी और कितना हम अभी कितना साल हो गया हमें ओसास के ऊपर प्रैक्टिस करते हुए, या हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, तो उसके बेस के ऊपर हम अपना ऑडिट प्रोग्राम को बनाएं. एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट बाय क्रिएटिंग ए प्रोसेस दैट सेपरेट ऑडिटर रोल एंड इंटरनल ऑडिटर फ्रॉम देयर नॉर्मल असाइंड ड्यूटी, और द ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो यूज एक्सटर्नल पीपल ऑफ दिस फंक्शन. सो इंटरनल ऑडिटर हम बाहर से भी ऑडिटर्स को यूज कर सकते हैं, और अगर हम इंटरनली अपने ऑडिटर्स को यूज कर रहे हैं, सो उनकी जो अभी पर्टिकुलर असाइन जॉब्स हैं या उनके असाइन रोल्स हैं, सो उसके अंदर हम क्लियरली डिफाइन करें कि अभी आप इंटरनल ऑडिटर के रोल में हैं एंड वो इम्पार्शियल हो, और इम्पार्शियलिटी के हिसाब से वो ऑडिट करें, अनबायस ऑडिट करें, सो रिजल्ट देन बेटर आएंगे एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओसास. सो इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम हमें बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है एंड मेंटेन करना है, विच इंक्लूड उसके अंदर हम क्या क्या इंटरनल ऑडिट में डिफाइन करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे हमारा इंटरनल ऑडिट होगा, क्या मेथड होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड क्या कंसल्टेशन के बिहाफ पे हम उसको प्लान करेंगे कि किस प्रोसेस को हम अब कब कब कवर करेंगे, एंड प्लानिंग रिक्वायरमेंट एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हम कब कब रिपोर्ट करेंगे जो भी आउटकम होगा, which shall take into consideration the importance of the process concerned and the result of previous audits. So हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रोसेस की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, या लास्ट ऑडिट्स में हमारा क्या रिजल्ट रहा, और हमारे एक्सटर्नल ऑडिट हुए तो उसका क्या रिजल्ट है, अगर हमारे कस्टमर के ऑडिट हुए तो उसके क्या रिजल्ट हैं, तो उसके बेस के ऊपर हमें अपना प्रोग्राम बनाना है. सो डिफाइन द ऑडिट क्राइटेरिया एंड स्कोप फॉर ईच ऑडिट. हमें क्लियरली डिफाइन करना है कि किस प्रोसेस के अगेंस्ट में क्या क्राइटेरिया रहेगा हमारा ऑडिट करने का. सो किस प्रोसीजर और किस प्रोसेस के अगेंस्ट में हम ऑडिट कर रहे हैं, या उसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट को हम कवर कर रहे हैं, या हम अपने स्टैंडर्ड के क्लॉजेस को कवर कर रहे हैं, और उस स्कोप क्या रहेगा, मीन्स किस प्रोसेस का हम ऑडिट करने जा रहे हैं. लाइक पर्टिकुलर डेट के ऊपर हम परचेज प्रोसेस का ऑडिट करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑडिट करेंगे, तो क्लियरली ऑडिट प्रोग्राम से क्लियर होना चाहिए. Select auditors and conduct audit to ensure objectivity and impartiality of the process. So ऑडिटर हमें सेलेक्ट करना है, एंड ये ध्यान रखना है कि वो इम्पार्शियलिटी हो, वो अपने ही प्रोसेस का ऑडिट ना करे, क्रॉस फंक्शनल अगर ऑडिट हो, और इंटरनल ऑडिटर वही यूज़ करें जो उस प्रोसेस के बारे में जानता हो. इंश्योर द रिजल्ट ऑफ ऑडिट्स आर रिपोर्टेड टू रिलीवेंट मैनेजर. सो जो भी ऑडिट का रिजल्ट आए वो हम उसके रिस्पेक्टिव प्रोसेस ओनर को कम्युनिकेट करें. इंश्योर द रिलीवेंट ऑडिट रिजल्ट्स आर रिपोर्टेड टू वर्कर. सो जो उससे कंसर्न वर्कर्स हैं उसको भी बताएं कि क्या रिजल्ट रहा हमारे ऑडिट का, एंड वेयर दे एग्जिस्ट वर्कर रिप्रेजेंटेटेड अदर रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टी. अगर हम वहाँ पर हमारे यहाँ यूनियन है या वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सो उनको भी हम कम्युनिकेट करें, और अगर रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हैं तो उनको भी हम कम्युनिकेट करें कि हमारे इंटरनल ऑडिट के रिजल्ट्स क्या रहे. टेक एक्शन टू नॉन कन्फॉर्मिटी एंड कंटिन्यू इम्प्रूव इट्स ओसास परफॉर्मेंस. सो जहाँ पर एनसीज निकलती हैं उसके ऊपर हमें करेक्टिव एक्शन लेना है, एंड सो दैट हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके, एंड उसके एविडेंसेस भी रखना है जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है अगेंस्ट नॉन कन्फॉर्मिटी, और उसके हिसाब से फिर हम अपने ऑडिट प्रोग्राम को रीएडजस्ट कर सकते हैं. एंड ऑडिट रिजल्ट्स का भी हमें एज ए एविडेंस अपने पास मेंटेन करना है रिकॉर्ड.
सो और रेफरेंस के लिए आप ISO 19011 को भी रिफर कर सकते हैं फॉर competency of auditor. And also I am maybe going to plan the competency requirement for auditor. So इसके लिए भी हम एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट यू कैन रिफर 19011 फॉर इंटरनल ऑडिटर competency. Now we will talk about the management review. So top management shall review the organization overall management system, this OSAS management system at planned interval to ensure continuity, suitability, adequacy and effectiveness. The management review shall include consideration of. So हमें मैनेजमेंट रिव्यू करना है विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट, और उसका हमें ध्यान रखना है कि वो यहाँ पे 3 वर्ड है, सुटेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस. सो लास्ट में आप देख रहेंगे सुटेबिलिटी मीन्स द रेफर to how the OSAS management system fits the organization, its operation and its culture and business system. So suitability का मतलब है कि हमारा OSAS management system कितना हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लिखा गया, हमारे ऑपरेशंस के हिसाब से है, और हमारा कल्चर और बिजनेस को भी कंसीडर किया है. एडुकेसी मीन्स दी हमने कैसे अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को, या हमने अपने प्रोसीजर्स को जो भी हमने डिफाइन किया अपने मैनुअल में, उसको हमने कितना अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है. एंड इफेक्टिवनेस मीन्स कि हमारा जो इंटेंटेड आउटकम, जो रिजल्ट्स हैं, वो कितने अचीव हो रहे हैं. सो द स्टेटस ऑफ एक्शंस फ्रॉम प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू, क्या क्या हम उसमें रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट रिव्यू में. सो प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू की मिनट्स को रिव्यू करें. चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल इशूज दैट आर रिलेवेंट टू ओसास मैनेजमेंट सिस्टम. सो कोई इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज चेंजेस हुए हैं या उसमें इंक्रीज हुआ है, तो उसको भी रिव्यू करें. नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज. सो इंटरेस्टेड पार्टीज की नीड और एक्सपेक्टेशन में अगर कोई चेंज हुआ है, या करंट नीड एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है, सो उस डॉक्यूमेंट को भी हम एज ए रिव्यू करें. लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट को रिव्यू करें. रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, मीन्स हीरा को हम यहाँ पर अपने मैनेजमेंट रिव्यू में रिव्यू करें. एंड एक्सटेंट टू विच द ओसास पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन मीट. सो हम अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, हमारे KPIs कैसे चल रहे हैं, हमारी पॉलिसीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, अगर उसमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो उसको हम चेंज भी करें. सो इंफॉर्मेशन ऑन द ओसास परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ट्रेंड्स. सो क्या क्या ट्रेंड्स को हमें मॉनिटर करना है, इंसिडेंट्स कितने हो रहे हैं, नॉन कन्फॉर्मिटीज कैसी आ रही हैं, करेक्टिव एक्शंस हमारे क्या स्टेटस है, एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स कैसे चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी हमारे लाइक क्या साउंड लेवल या जो भी हमने अपने पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उनका स्टेटस कैसा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट और विद रिस्पेक्ट टू आवर टारगेट्स. रिजल्ट्स ऑफ एवेल्यूशन ऑफ कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रिक्वायरमेंट. सो कंप्लायंस लेवल कैसा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट्स. ऑडिट के रिजल्ट्स क्या रहे, इंटरनल ऑडिट के या एक्सटर्नल ऑडिट के और कस्टमर ऑडिट्स के, वो हम रिव्यू करें. कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है वर्कर्स का, उसको भी रिव्यू करें मैनेजमेंट रिव्यू में. रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ का क्या स्टेटस है, तो हीरा को रिव्यू करें. एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्स फॉर मेंटेनिंग एंड इफेक्टिव ओसास मैनेजमेंट सिस्टम. तो कितना एडिक्वेट है हमारा ओसास मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड रिलेवेंट कम्युनिकेशन विद इंटरेस्टेड पार्टी. तो इंटरेस्टेड पार्टी को हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो कम्युनिकेशन हमने चैनल क्या क्या कम्युनिकेट किया है, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट. सो द आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू शैल इंक्लूड डिसीजन रिलेटेड टू. सो जो आउटपुट निकल के आए मैनेजमेंट के साथ, तो वो कुछ डिसीजंस होने चाहिए उसके अंदर. वो उसका बेस होना चाहिए कि वो कंटिन्यूइंग सूटेबिलिटी है, ये हमारा ओसास सिस्टम में कोई चेंज तो नहीं करना है, अभी भी हमारे जो परफॉर्मेंस है या हमारा सिस्टम है वो सूटेबल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एडिक्वेट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इफेक्टिव है. सो उससे रिलेटेड अगर कोई डिसीजंस है, कोई एक्शंस हैं, सो दैट कि हमारा इंटेंटेड आउटकम मीट हो. और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हमने आइडेंटिफाई किए, और क्या क्या हम और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हम एटलीस्ट डिसाइड करें थ्रू मैनेजमेंट रिव्यू. और अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है ओसास में, तो वो हम नोट करें. कोई रिसोर्स चाहिए तो वो हम आइडेंटिफाई करें एज ए आउटपुट ऑफ ए मैनेजमेंट रिव्यू. और अगर कुछ एक्शंस चाहिए तो वो एक्शंस हम डिफाइन करें, कौन करेगा, कब करेगा. सो ये क्लियरली हमारी मैनेजमेंट रिव्यू की आउटपुट होनी चाहिए. अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव इंटीग्रेशन ऑफ ओसास मैनेजमेंट सिस्टम विद अदर बिजनेस प्रोसेस.
सो हम इम्प्रूव करें और उसको इंटीग्रेट करें हमारे और सिस्टम्स के साथ या हमारे बिजनेस प्रोसेसेस के साथ. एनी इम्प्लीकेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन या कोई डिसीजन है तो वो भी हम ऐसे आउटपुट कवर करें. द मैनेजमेंट सेल कम्युनिकेट द रिलीवेंट आउटपुट of management review to worker, and where they exist worker representative, the organization shall retain a documented information as evidence of result of management review. So जो आउटकम है मैनेजमेंट रिव्यू की उसका हमें एविडेंस के तौर पे उसकी मिनट्स को रिटेन करना है और मैनेजमेंट उसको कम्युनिकेट करे प्रॉपरली रिस्पेक्टिव इंटरेस्टेड पार्टीज को, वर्कर्स को, उनके वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को. So thank you for watching. We will continue further in the next video.